बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आप सबको लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। जिन लोगों को सोसाइटी का नहीं पता, जो अभी हमारे पास पहली दफ़ा आए, सो दो चार लाइनें। लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जी 1995 में कुछ एमेचर्स ने जो फल्कियात में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। कुछ स्टूडेंट्स थे उस ज़माने में, और अभी तक ये सोसाइटी जो है ये फिर एक्सपेंड करती रही। डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज की जो हमारी नशिस्त है उसका ज़्यादा टाइम डॉक्टर नज़ीर को मिले। होता ही है जी कि दो तीन बातें इसके मतलब। हमारी सोसाइटी रेगुलर मंथली मीटिंग्स रखती है। हमारे पास एक ऑब्जर्वेटरी है डिफेंस में, वहाँ पर जहाँ पर हम फिर एस्ट्रोनॉमी के डिफरेंट टॉपिक्स पर लेक्चर्स अरेंज करते हैं। हमारे पास एमेचर्स भी लेक्चर्स देते हैं, हमारे पास प्रोफेशनल्स भी आके लेक्चर देते हैं। और इवन उसमें ये होता है कि बाहर जो हमारे पाकिस्तानी साइंसदान हैं, नासा में काम कर रहे हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी में हैं, वो हमसे खुद भी रब्ता कर लेते हैं। हम भी बहुत सारे उन लोगों को जानते हैं, और वो भी आकर हमें विजिट करते हैं और अपना कीमती वक्त हमें इनायत करते हैं। एस्ट्रोनॉमी के बारे में जी मैंने आज तक जितनी देर होगी, मुझे सारी ज़िंदगी एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करते हुए और एस्ट्रोनॉमी में काम करते हुए होगी, मैंने आज तक एक भी ऐसा नहीं इंसान देखा जो एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी ना रखता हो। टेलीस्कोप से जब भी किसी को हमने जुपिटर दिखाया है, सैटर्न के रिंग्स दिखाए हैं, सूरज में से निकलती हुई आग दिखाई है, बहुत फैसिनेट लोग होते हैं, बहुत दिलचस्पी लेते हैं, और नतीजा उसका ये निकलता है कि वो इस पर फिर मज़ीद हासिल करना चाहते हैं इल्म। हमारे पास चूँकि एकेडमिक साइड पे एस्ट्रोनॉमी एक्टिव नहीं है, इस वजह से लोगों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता। लेकिन देन अगेन आप जानते हैं कि जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें इंफॉर्मेशन हासिल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, तो लोग अपने तौर पे हासिल करते रहते हैं। ऑब्जर्वेटरीज एस्ट्रोनॉमी के लिए बड़ी कीमती चीज़ है, हम टेलीस्कोप्स का होना बड़ी कीमती चीज़ है। पाकिस्तान की एमेचर कम्युनिटी के पास बेशुमार टेलीस्कोप्स हैं जो एक्चुअली हंड्रेड्स में हैं। छोटी टेलीस्कोप से लेकर बड़ी टेलीस्कोप्स तक हैं। इवन एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स की ऑब्जर्वेटरीज पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि अगेन थोड़ी सी नैरो कम्युनिटी है, और पब्लिक के लिए हम इतना वो यूँ कह लें कि मीडिया के लिए हम इतने एक्टिव नहीं शायद रहते उस वजह से। आजकल भी एक नई ऑब्जर्वेटरी बलूचिस्तान में बन रही है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है, वो वहाँ के लोगों ने बनाई। तो लाहौर में हमारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जर्वेटरी है, और जो लाहौर में हमारे पास ऑब्जर्वेटरी है वो रिसर्च ग्रेड इक्विपमेंट उसमें है, जिससे आप सितारों पर तहकीक कर सकते हैं। दुमदार सितारों पर जो भी एस्ट्रोनॉमी के तरीके होते हैं उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर रेगुलर हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमें बड़ी उम्मीदें हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमी भी पाकिस्तान में शुरू हो, उसके लिए बड़ी काविशें हो रही हैं। डॉक्टर नज़ीर उसमें एक सितारे की मानंद हैं, ये बड़ी काविशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमी बढ़े। बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर सलमान हमीद हैं, डॉक्टर राकिब मोइन हैं, जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैं, और इनकी बड़ी ख्वाहिश है और काविश भी ये बहुत कर रहे हैं। IST इस्लामाबाद में एस्ट्रोनॉमी पे काफ़ी काम हो रहा है, वो PhD भी शुरू करवा चुके हैं एस्ट्रोनॉमी में, जो कि अगेन प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर डेवलप होता चला जाएगा। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं जी, जो लोग हमारे ऑलरेडी मेंबर्स नहीं हैं। हम अपने तौर पे बहुत एक्टिव हैं, बहुत काम करते हैं। वंस अगेन मैं आमना सलीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इवेंट्स बड़े अच्छे वो मैनेज करती हैं, हमारी इवेंट मैनेजर हैं, और ये भी आज का उन्होंने ही सारा ये इसको अरेंज किया। हमारी पूरी टीम है, बज़ाहिर मैं लीड कर रहा होता हूँ, लेकिन सारा कुछ टीम कर रही होती है, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये इतना टाइम लेते हैं। जितने भी लोग लाहौर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ये सब के सब एमेचर्स हैं। दैट मीन्स कि इनकी डेली जॉब्स हैं, इनके डेली बिजनेसेस हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, और ये इसके लिए टाइम निकालते हैं। और आप जानते हैं कि रेगुलर टाइम निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे लिए इतना वक्त निकालते हैं, हमारे लिए क्या कायनात के लिए इतना वक्त निकालते हैं। मैं मज़ीद नहीं आपका वक्त लूँगा। मैं चाहूँगा कि हम डॉक्टर नज़ीर को बुलाएं। डॉक्टर नज़ीर जो हैं जियो साइंसेस में
कैसीनी स्पेस क्राफ्ट पे जी इन्होंने जो पीएचडी की, मैं ज़रूर इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमें डिटेल से बताएं कि इनका ये सफ़र कैसा रहा, और स्पेशली जो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके तो वो मुंह में पानी आएगा कि कैसीनी मिशन के ऊपर इनकी पीएचडी है, तो ये बहुत ज़्यादा जानते हैं भी। ये थोड़े वक्त के लिए पाकिस्तान में हैं, लेकिन मैं इनसे रिक्वेस्ट ये कर चुका हूँ कि ये जब दोबारा आएँ तो हमें मल्टीपल लेक्चर्स दें और एक सीरीज़ दें जिससे हम बहुत ज़्यादा इस्तेफादा कर सकें। सो डॉक्टर नज़ीर ख्वाजा। बहुत शुक्रिया उमैर आसिम आपका, आमना सलीम आपका, लास्ट का ओवरऑल और ITU का कि ये लेक्चर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। डॉक्टर आसिम ने उमैर आसिम ने रिक्वेस्ट की कि मैं पहले लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करूं अपना जर्नी एस्ट्रोनॉमी, स्पेस एस्ट्रोनॉमी, स्पेस फिज़िक्स में मैं कहाँ से होता लाइफ को तलाश करना शुरू किया है। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो डबल मैथ फिज़िक्स में की थी, लाहौर से की थी, इबादत रोड साइंस कॉलेज से। उसके बाद मैंने स्पेस साइंसेस में मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने 9 साल पाकिस्तान के स्कूल्स और कॉलेजेस में, गैरिजन्स में मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ाया। और उसी दौरान मुझे ये था कि ये मेरा जर्नी यहाँ तक नहीं है, तो उसके लिए बहुत सारी एफ़र्ट की, और फिर मैं मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के लिए यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में गया, और उनमें से मैंने कुछ साइंस कम्युनिकेशन भी पढ़ी। और वहाँ से मुझे ये हुआ कि साइंस को लोगों तक पहुँचाने के लिए, आम लोगों तक पहुँचाने के लिए और उनको पैशन बनाने के लिए हमें कुछ तगदो करनी चाहिए। जर्नी इसी तरह चलता रहा, और फिर मैंने एस्ट्रोनॉमी में मास्टर्स किया फिनलैंड से। स्कैंडिनेवियन की सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी है, उसका नाम है तुओरला ऑब्जर्वेटरी। बहुत बड़े साइंटिस्ट्स का वो ग्रुप है, तकरीबन मोर देन 100 एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स हैं वहाँ पे। ऑल दो के वहाँ पे जो टेलीस्कोप्स हैं वो ऑप्टिकल हैं, लेकिन वो पूरे स्पेक्ट्रम की एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम रेंज जो है वो कवर करते हैं विद द कोलैबोरेशन। और वहाँ से मैंने ये किया। मुझे आज भी याद है कि जब मेरा बड़ा पहला दिन था तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किए, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। ये बात मैं इस टॉक से रिलेटेड है तो इसलिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नुज़ैर तुम यहाँ क्यों आए हो, और अगर आए हो तो तुम क्या करना चाहते हो एस्ट्रोनॉमी में। तो मैंने उन्हें कहा, एक आम सा सादा सा मैंने जवाब दिया। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ज़िंदगी तलाश करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी आउटसाइड सोलर सिस्टम तलाश नहीं करना चाहता। तो उन्होंने पूछा क्यों। मैंने कहा कि बहुत सालों तक हम आउटसाइड सोलर सिस्टम नहीं जा सकते, तो मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो वो रेंज मुझे लगता है कि विद इन द सोलर सिस्टम है। तो उन्होंने शायद पॉइंट नोट कर लिया। तो ठीक है, 1 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे कॉल की, एमरजेंसी कॉल थी, ईमेल भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि फ़ौरन ऑब्जर्वेटरी आओ। तो मैं गया, तो उन्होंने कहा कि रोज़ेटा स्पेस मिशन, जो कि यूरोप का बहुत ही एक्साइटिंग स्पेस मिशन था एक कॉमेट के लिए, जहाँ पे उन्होंने एक पार्ट जो है वो कॉमेट पे लैंड करना था। कॉमेट क्या होता है, वो बर्फ़ का एक गोला होता है जो कि निज़ाम शमसी के बाहर वाली बाउंड्री पे होता है, और वो कभी कभार चक्कर लगाता लगाता हमारी इनर सोलर सिस्टम की तरफ वो आता है। तो उसके ऊपर वो मिशन था, और उन्होंने कहा कि पार्टिसिपेट करोगे। तो मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। तो इस तरह मैं ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी से, जो कि पढ़ने वो गया था, तो हट के मैं एक्सपेरिमेंटल प्लानिटरी साइंस की तरफ आ गया। तो इसी को कंटिन्यू किया, और फिर इन दी एंड वो इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन मैंने रोज़ेटा के लिए की थी, वही स्किल जो है वो काम आई, और वो कैसिनी स्पेस मिशन पर उसी तरह का एक सिस्टर इंस्ट्रूमेंट था जिसकी मैं आज बात करूँगा। तो उसके ऊपर पीएचडी की, और पीएचडी करने के बाद मल्टीपल स्पेस मिशंस के साथ अब एसोसिएशन है इस वक्त, और एज ए रिसर्चर काम कर रहा हूँ। कुछ 2-4 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं जो कि उसी मिशन से रिलेटेड है, उनकी सुपरविजन है। तो ये एक मेरा मुख्तसर सा तारुफ है। तो आई थिंक हम ऑलरेडी लेट हैं, तो मैं शुरू करूँगा अपनी इस डिस्कशन को।
तो सबसे पहले बात कि IST जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैं भी था, वहाँ पे भी प्रेजेंटेशंस थी। तो मुझे ये एहसास हुआ कि लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में इतना नहीं पता। इन जनरल तो बहुत पता है साइंस फिक्शन के हवाले से, लेकिन एग्जैक्ट साइंस क्या हो रही है इसके पीछे वो इतना नहीं पता। और फिर स्पेसिफिक टू माय एक्सपर्टीज वो तो पहली दफ़ा वहाँ के लोगों ने सुना। इवन के स्पार्को से लोग थे और कुछ और भी लोग थे, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि हम ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस टॉक को इस तरह से मुरतब किया है कि ये कवर करेगा स्टूडेंट्स को भी, ये कवर करेगा जो एस्ट्रोनॉमी को जानते हैं। लास्ट के लिए जो कि ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है, आई होप कि वो फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉमी की एक नई ब्रांच को सुनेंगे शायद। और इसके अलावा जो बिल्कुल लेमैन है वो भी शायद इसको फॉलो करेंगे। लेकिन मैं साइंस फिक्शन की तरफ नहीं इसको लेकर गया, और इसलिए मैंने कुछ लेटेस्ट रिजल्ट्स भी इसके अंदर डाले हैं और आपको समझाने के लिए कि किस तरह साइंटिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को जज करते हैं, किस तरह एक आम आदमी की परसेप्शन है लाइफ को लेकर कि क्या लाइफ है, और किस तरह साइंटिस्ट उनको देखते हैं। तो हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे एक ग्रुप है, रिसर्च ग्रुप, एक छोटा सा प्लानिटरी साइंस बाय स्पेस मिशन। और हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ हमारा ही ग्रुप है जो कि स्पेस मिशन से प्लानिटरी साइंस की स्टडी करता है, यानी प्लैनेट्स की स्टडी करता है थ्रू स्पेस मिशंस, नॉट थ्रू टेलीस्कोप्स। तो इससे पहले कि मैं इस जर्नी का आगाज करूं और आपको ये बताऊं कि लाइफ हम कैसे देख सकते हैं, लाइफ है भी है कि नहीं है, तो उससे पहले ये जानना बड़ा जरूरी है कि हमारी जो इस वक्त लाइफ है जिसको हम जानते हैं वो ये जमीन है, वो ये अर्थ है। तो इस अर्थ की पोजीशन कहाँ पे है इस पूरी कायनात के अंदर? तो इसको मैंने स्टार्ट किया कि कुछ गैलेक्सीज का ग्रुप है, कहकशाओं का ग्रुप है, जिसमें से हमारी भी एक कहकशां है और उसको हम लोकल गैलेक्टिक ग्रुप कहते हैं। बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जिसके अंदर ये जो गैलेक्सी है बिलियंस ऑफ स्टार्स इसके अंदर हैं। ये जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के अंदर हमारा घर है, अर्थ है। तो यू जस्ट इमेजिन कि ये भी कई लोकल गैलेक्टिक ग्रुप्स के अंदर से, बिलियंस ग्रुप्स के अंदर से ये एक ग्रुप है और उसमें एक गैलेक्सी है और उसके अंदर बिलियंस सितारे हैं और उनमें से एक सितारा हमारा है जिसको हम सूरज कहते हैं, और उस सूरज में हमारी जमीन है। अगर इसको देखें तो ये मिल्की वे यहाँ पे, इसको मैं अगर जूम करूं और मैं मिल्की वे के ऊपर खड़ा हो जाऊं और ऊपर खड़ा होके ऊपर से इसको देखूं तो ये कुछ ऐसे नजर आएगी, जो कि ये उसका सेंटर और ये उसके आर्म्स कह रहे हैं आप डिफरेंट, और ये सारे के सारे स्टार्स हैं, मिलियन एंड बिलियन स्टार्स हैं इसके अंदर, जो कि इस सेंटर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। तो देखना ये है कि इस गैलेक्सी के अंदर हमारे सूरज की जगह कहाँ पे है, किस जगह, किस एरिया के ऊपर हम हैं, और ये पोजीशन बहुत अहम है। जब कभी भी आपने लाइफ की बात करनी है तो आपको जिस जगह पे लाइफ है इस वक्त, जिसको हम जानते हैं, उसकी पोजीशन जानना बड़ा जरूरी है। वो आप देखेंगे कि बाद में अगली स्लाइड्स में वो आएगा। तो ये सेंटर है गैलेक्सी का, लेकिन हम यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे कहीं पे इस जगह पे, यहाँ ये दिखाने का मकसद ये है कि हम मरकज से, सेंटर से बहुत फार हैं, दूर हैं। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पर हैं तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग स्पेशल जिसकी वजह से हम यहाँ पर हैं, और इसी वजह से यहाँ पे लाइफ है कहीं इस जगह पर। तो जिस जगह पर सन है, अगर मैं उसके इर्द गिर्द यूं सर्कल ड्रॉ करूं तो ये कुछ जगह बनेगी सेंटर से लेकर इस फासले तक, जहां हम सोच सकते हैं कि अगर कभी किसी गैलेक्सी में, किसी स्टार सिस्टम के अंदर लाइफ हो सकती है हमारे प्रेजेंट नॉलेज की बेस पे, तो उसको इतना दूर होना चाहिए सेंटर से, तो तब हम अज्यूम कर सकते हैं कि लाइफ वहां पे है, अगर है तो। अब अगर मैं गैलेक्सी को एक साइड पे ले जाऊं और मैं देखना चाहूं कि जहां पे हमारा सन था इस जगह पे, उसको मैं जूम करूं तो हमारा सन और हमारा सोलर सिस्टम कुछ यूं है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सन है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, और इसी तरह से दूसरे प्लैनेट्स भी हैं।
और इसमें ये जो अर्थ है, सिर्फ इस जगह पर हम जानते हैं कि लाइफ है। तो डिस्टेंस मैटर्स। लाइफ यहाँ पे क्यों नहीं है? आप बोल सकते हैं कि इसलिए नहीं है कि ये तो सूरज के बहुत करीब है। यहाँ पे तो ये तो प्रेशर कुकर से भी आगे की चीज है। और यहाँ क्यों नहीं है? इसलिए कि ये तो सूरज से बहुत दूर है। सर आपको हम इंटरप्ट कर सकते हैं सवालात से? एंड में रखेंगे। आई थिंक एंड पे रखें। उसकी वजह यह है कि टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं और आई डोंट नो कि कहाँ तक मैं इसको लेके जाऊंगा। तो इसलिए देखना यह है कि यहाँ पे इस प्लेस पे हम टिके हुए हैं जहाँ पे हमारी लाइफ है। फिर मैं सोलर सिस्टम को एक तरफ लेकर जाऊं तो हमारी अर्थ, ये पूरी की पूरी अर्थ है जिसके ऊपर आज हम हैं। इस वक्त मैं स्पीच दे रहा हूं और लाइफ एग्जिस्ट है। नॉन लाइफ एग्जिस्ट इस प्लेनेट के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि आपने लाइफ को पा लिया। जो आप चाहते थे, आपने लाइफ को डिस्कवर कर लिया। लाइफ है और हम कह रहे हैं कि वाओ, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे लाइफ है। लेकिन सवाल ये है कि लाइफ क्यों है यहाँ पे? तो ये क्वेश्चन मार्क है कि क्यों लाइफ यहाँ पे क्यों है। आपने देखा कितने स्टार्स, कितने प्लैनेट्स और सारा सिस्टम, देन व्हाई? तो यहाँ पे एक स्टोरी आती है। आप में से शायद बहुत से लोगों ने ये स्टोरी सुनी हो, गोल्डीलॉक्स एंड 3 बियर्स। तो गोल्डीलॉक्स जो कि एक लड़की थी, वो क्या चाहती थी कि हर चीज मुझे परफेक्ट मिले। तो पॉरिज की तलाश में निकली तो उसने देखा कि पॉरिज जो है वो ना ज्यादा ठंडा हो ना ज्यादा गर्म हो, बिल्कुल सही हो। सोफा सेट की तलाश में निकली, ना ज्यादा हार्ड हो ना ज्यादा सॉफ्ट हो, बैठने की जगह बिल्कुल सही, एग्जैक्टली जिसपे वो कंफर्टेबल बैठ सके, वो वाला सोफा होना चाहिए। तो इट मीन्स कि एवरीथिंग वाज जस्ट राइट इन द गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बियर्स। टू हॉट था, टू कोल्ड था, लेकिन वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई कि जस्ट राइट। तो इसका मतलब है कि हमारी जमीन जो है, इट्स अ गोल्डीलॉक प्लेनेट, कि एवरीथिंग इज जस्ट राइट, परफेक्टली। और यहां से ये हमारी कटिंग हो चुकी है इसकी वजह से। शुड हैव लिक्विड वाटर, नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड, नॉट टू हार्ड, नॉट टू सॉफ्ट। ना ही बहुत सख्त हो ना ही बहुत नरम हो। ऐसा प्लेनेट जो है वो हमारा गोल्डीलॉक प्लेनेट है, जहां पे हमारी लाइफ हो सकती है। अब अगर मैं एक साइंटिफिक ग्राफ आपको यहाँ पे, पिक्चर आपको दिखाऊं कि जिसमें इस तरफ अगर देखें तो आपको डिफरेंट स्टार्स के साइजेस मिलेंगे कि ये छोटा स्टार, बड़ा स्टार, ये हमारा सन है, ये बहुत बड़ा स्टार उन्होंने शो किया है यहाँ पे। और इस तरफ उन स्टार से जो डिस्टेंस है वो शो किया गया है। उस डिस्टेंस को उन्होंने मेजर कैसे किया? उन्होंने कहा कि ये जो सन है और ये जो अर्थ है, इस सन और इस अर्थ का जो डिस्टेंस है, उन्होंने उसको यूनिट 1 कह दिया, 1, और उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम दे दिया। इट्स सम किलोमीटर्स में भी आप कर सकते हैं, लेकिन इजी टर्म में आप उसको 1 यूनिट कह रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है इतने डिस्टेंस के लिहाज से आगे आप काउंट कर सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट कितने डिस्टेंस पर है। तो जब हम ये ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऑलमोस्ट 1 यूनिट पे जहाँ पे जमीन है, लाइफ वहीं पर है। तो उस जोन को, जो भी प्लेनेट इस जोन में आएगा जहाँ पे ये हमारी अर्थ फॉल कर रही है, सूरज से फासले के लिहाज से या सितारे के साइज के लिहाज से, तो इस जगह पर जो भी आएगा वो लाइफ ओरिजिनेट कर सकता है। तो इसको हम साइंटिफिक जुबान में कहते हैं हैबिटेबल जोन। ऐसा जोन निज़ाम शमसी के अंदर या किसी भी निज़ाम के अंदर जहाँ पे हम लाइफ देख सकते हैं, और उसको मैं कहता हूँ गोल्डीलॉक जोन, क्योंकि ये परफेक्ट जोन है गोल्डीलॉक की स्टोरी के मुताबिक। अच्छा, लेकिन अब मैं इस जोन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। एक हिस्सा में ये वाला ले लेता हूँ यहाँ तक का, और एक हिस्सा में ये बाकी का ले लेता हूँ। अगर आप देखें तो ये प्लेनेट जो है, ये सबसे करीब वाला प्लेनेट मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। और ये प्लैनेट्स जो हैं जुपिटर, सैटर्न एंड आईसी प्लैनेट्स। तो मैं ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ इस पूरे के पूरे हिस्से को, कि ये देखता हूँ कि लाइफ यहाँ पर है तो लाइफ यहाँ पर क्यों नहीं है, इस हिस्से में क्यों नहीं है।
लेकिन अगर लाइफ यहाँ पर है तो लाइफ इस प्लेनेट पे या इस प्लेनेट पे क्यों नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्यों है? तो लेट्स एनालाइज दिस अगेन। पिक्चर कट गई है लेकिन इट्स ओके कि हमें नजर आ रहा है कि ये जो प्लेनेट है ये वाला है वीनस। ये जो प्लेनेट है ये मार्स है जो कि यहाँ पे है, और ये जो है ये हमारी जमीन का मून है। तो ये इमीडिएट नेबर्स हैं हमारे, ये तीन ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों के ऊपर लाइफ नहीं है। ये तीनों वेल स्टडीड प्लैनेटरी बॉडीज हैं, बहुत ज्यादा स्टडी किए गए हैं, और हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा जो उम्मीद है वो मार्स पे है। लेकिन मार्स पे अभी तक लाइफ और लाइफ से रिलेटेड चीजें उतनी कॉन्फिडेंस के साथ हमें नहीं मिल सकी। क्यों नहीं मिल सकी? इसलिए नहीं मिल सकी कि मार्स को जो अल्ट्रा वायलेट और जो गैलेक्टिक रेज और जो सन की रेज हैं उनसे बचाने के लिए मार्स का एटमॉस्फेयर ही नहीं है वहां पे। तो अगर कभी लाइफ थी तो वो अब नहीं है, शायद उसकी सरफेस के नीचे हो, वी डोंट नो, लेकिन उसका एनालिसिस जारी है। ये क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि ये सूरज से बहुत करीब है एज कंपेयर टू अर्थ। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो अगर आप देखेंगे तो वहां पे हमारी वाली लाइफ गुजारा ही नहीं कर सकती। 100 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे यहाँ का टेम्परेचर है, तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, हमारी लाइफ जिंदा नहीं रह सकती। इस पे मैं जोर दूंगा। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि इन तीन जगहों पर लाइफ का होना इन रीजंस की वजह से मुमकिन नहीं है। लेकिन आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं, मार्स पे तो बहुत रिसर्च हो रही है, और मार्स को तो गोल्डन स्पैरो कह लें या वट एवर कह लें नासा की, कि वो नासा तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ी है कि भाई वहां पे लाइफ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन मेरी जो टॉक है उस टॉक में मैं मार्स को एक्सक्लूड करूंगा, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं वो वाली लाइफ देखना चाहता हूं जो हमारी जमीन जैसी ना हो। मार्स के ऊपर, क्योंकि जमीन और मार्स नेबर्स में है, और जमीन और मार्स के दरमियान आपस में मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है बहुत सालों पहले, सेंचुरीज पहले, मिलियंस पहले। तो इसका मतलब है, हो सकता है कि जो मटेरियल हमारी अर्थ पे है वही मटेरियल मार्स पे हो। दैट्स गुड कि उसकी बिना पर अगर वहां पे लाइफ हो, दैट्स गुड। लेकिन दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ वेयर आई एम गोइंग टू टेक दिस स्टोरी। तो इसलिए मैं मार्स को एक्सक्लूड करता हूं उस लिहाज से। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ सर्च फॉर लाइफ नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि एक सेकंड जेनेसिस हो, एक ऐसी लाइफ हो जो हमारी जैसी हो ही ना। उसकी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर हमारी जैसी है वेरी गुड, लेकिन अगर हमारी जैसी नहीं है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने साथ लेकर चलने हैं। लेकिन इन दी एंड द सेकंड जेनेसिस को देखने के लिए मैं इस टॉक को लेकर आगे जाऊंगा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि आप में से जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, आई थिंक रोशन आपने पढ़ी है बायोलॉजी, तो ये लाइफ ट्री है, बहुत एक्सपेंड हो चुका है। ये मैंने एक बेसिक 1987 से उठाया है कि ये वो लाइफ ट्री है जिसमें हमने अपनी जमीन के ऊपर जिस तरह के स्पीशीज, जानदार, जरासीम, माइक्रोबियल्स जो हमने देखे हैं, उस लिहाज से हमने उनकी कैटेगरीज बना देती हैं कि ये नॉन लाइफ है, दिस इज नॉन टू अर्थ, दिस इज लाइफ ट्री, इसको हम कहते हैं। लेकिन मैं क्या देखना चाह रहा हूं? मैं कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री देखना चाहता हूं। आप विंडो के वर्जन देखते हैं तो मैं लाइफ का वर्जन 2 देखना चाह रहा हूं कि लाइफ का कोई वर्जन 2 है भी कि नहीं है। लेकिन लाइफ इज कॉमन इन द यूनिवर्स, देन वी विल डांस कि एवरीवेयर हमारी जैसी लाइफ जो है वो मौजूद है, तो इट्स ओके। तो इसलिए मैं जो इमीडिएट नेबर्स वाले जो प्लैनेट्स हैं जहां पे लाइफ हो सकती है, मैं फिलहाल उनको क्रॉस करता हूं, उनको मैं कंसीडर नहीं करता। तो फिर मैं डीप स्पेस में चला जाता हूं। डीप स्पेस मींस कि मार्स से आगे वाले जो प्लैनेट्स हैं
वो कौन से हैं और वहां पे क्या है। उनमें से जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है। और अगर ये सारे प्लैनेट्स अगर हैं जिन पर लाइफ हो सकती है, तो फिर इस जोन को, जहां पे लाइफ यहां पे थी, इस जोन को शिफ्ट होना चाहिए ना, यहां पे आना चाहिए। ठीक है, कि जिसके लिहाज से हम कह सकें कि अच्छा अब तो प्लैनेट्स का डिस्टेंस ज्यादा हो गया सन से, तो इसलिए ये वाला जोन जहां पे लाइफ थी इसको शिफ्ट हो जाना चाहिए यहाँ पे। इन 3 प्लैनेट्स में से मैं 2 प्लैनेट्स को हाईलाइट करूंगा जो कि मैंने किया यहाँ पे। लेकिन इन 2 प्लैनेट्स में से भी मैं सिर्फ सैटर्न के ऊपर फोकस करूंगा, कि सैटर्न की स्टडी करूंगा कि क्या सैटर्न के ऊपर क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और फिर उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। उसको हम उसके नतीजे में हम दूसरी चीजें क्या अहस कर सकते हैं, कि ये देखने के लिए कि इसके ऊपर लाइफ को एग्जामिन करते हैं। तो न्यू गोल्डीलॉक्स, अगर गोल्डीलॉक आपके जहन में वो स्टोरी है, तो न्यू हैबिटेबल जोन, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड अर्थ, कि अर्थ से पीछे हमने न्यू गोल्डीलॉक देखना है कि वो न्यू गोल्डीलॉक क्या है। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं कि मैं बड़ी देर से बार बार लाइफ कह रहा हूं कि लाइफ की तलाश, लाइफ की तलाश। तो आपसे सवाल ये है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि किस तरह की लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, या कौन सी लाइफ मैं देखूंगा। क्या ये वाली लाइफ जो मैं आपके सामने खड़ा हूं, या ये वाली लाइफ जो आपके सामने फिर से मैं खड़ा हूं। तो मेरा जवाब यह है कि ये दोनों लाइफ शायद नहीं है, सोलर सिस्टम में यकीनन नहीं। तो फिर सोलर सिस्टम में आप किस लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो वो ये लाइफ है जो एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जो कि बहुत एक्सट्रीम वेदर के अंदर भी अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ये लाइफ का भी मिलना उतनी ही बड़ी खबर है, उतनी ही बड़ी चीज है जितना किसी दूसरे इंसान का मिलना। क्योंकि हम समझते हैं, साइंटिस्ट समझते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी समझती है कि इट्स एवोल्यूशन प्रोसेस। तो उस एवोल्यूशन प्रोसेस में पॉसिबिलिटी है कि लाइफ यहां से आगे जा सके, तो पॉसिबिलिटी है कि ये लाइफ दूसरी लाइफ को लीड करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओल्ड गोल्डीलॉक्स था, जिसमें अर्थ थी, वीनस था, मार्स था, वो वैनिश कर दिया इस स्टोरी में। तो उसके बाद न्यू गोल्डीलॉक आ गया। और न्यू गोल्डीलॉक क्या है कि ये अर्थ है इतनी बड़ी, बाकी जितनी चीजें आपको नजर आ रही हैं ये सारे के सारे आईसी मून है। आईसी मून्स मीन द मून्स ऑफ आउटर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, जो कि प्लैनेट अब कंसिडर नहीं होता, दैट्स द अदर स्टोरी। बट ये आईसी बॉडीज हैं, आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आइस है पूरी की पूरी, क्योंकि ये बहुत दूर है सन से। और साइंसदान आज से 10-15 साल पहले तक ये समझते थे कि दीज आर बोरिंग ऑब्जेक्ट्स। ये जो चांद हैं आइस के, ये बोरिंग हैं, ये डेड हैं। तो इसलिए किसी की तवज्जो जो है वो इस हवाले से इन पर कभी नहीं पड़ी कि हम लाइफ के हवाले से इनको कंसीडर कर सकते हैं। इन सब के अंदर से जो इस वक्त, जिसकी रिसर्च इस वक्त बहुत हाई प्रोफाइल है, वो 2 चांद कौन से हैं? 3 एक्चुअली, एनसेलेडस, यूरोपा एंड टाइटन। इनमें से जो टाइटन मून है और एनसेलेडस मून है वो प्लैनेट सैटर्न, अगर आई होप के सैटर्न का सबको पता है, लेकिन अगर किसी एक को भी सैटर्न का नहीं पता तो सैटर्न वो प्लैनेट है जिसके इर्द गिर्द ड्यू रिंग्स होते हैं। तो वो जो प्लैनेट है उस प्लैनेट के ये वाले और ये वाला ये उसके मून्स हैं। और सैटर्न और मार्स जो मरीख है, जो रेड प्लैनेट है, उसके दरमियान में जो जुपिटर है उसका जो चांद है वो ये है यूरोपा, जो कि इस वक्त जहां पे लाइफ को तलाश करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है। अगर इस पिक्चर को आप दोबारा से देखें तो न्यू गोल्डीलॉक्स, ओशन मून्स इन द सोलर सिस्टम, इसमें ये जो सर्कल है ये सारे के सारे मून्स जुपिटर के हैं, जो इस स्टडी के अंदर हैं कि वहां पे देखा जाए कि लाइफ हो सकती है कि लाइफ नहीं हो सकती। अभी तक आई नो कि आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि चांद बर्फ
और लाइफ ये कैसे हो सकता है। लेकिन एक स्टोरी मैं बिल्ड कर रहा हूँ कि वो स्टोरी आपको वहां तक लेके जाएगी कि जहां पर आप एंड पे कहेंगे कि यस देयर इज नो डाउट कि वहां पे लाइफ क्यों नहीं हो सकती है। और जबकि ये जो दोनों मून थे वो सैटर्न प्लैनेट के हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं फोकस करूंगा सैटर्न के मून्स पे, और सैटर्न के मून्स में से भी जो मैं फोकस करूंगा वो एनसेलेडस। देखिए कितना छोटा है एज कंपेयर टू अदर्स, लेकिन सबसे ज्यादा ब्राइट चांसेस अगर लाइफ के कहीं पर हैं तो वो इस मून पर, और वो हम देखेंगे कि वो कैसे। दूसरा, मैं यहाँ पे यूरोपा को एक ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि यूरोपा किस तरह से वहां पे लाइफ हो सकती है, लेकिन इट्स जस्ट ब्रीफ। तो लिहाजा दोनों मून्स को मैंने उठाया वहां से, ये एनसेलेडस है और ये यूरोपा है। पोटेंशियल हैबिटेबल वर्ल्ड्स हैं ये दोनों। इस वक्त पूरी दुनिया में जो जो स्पेस साइंसेस के लोग हैं वो ये जानते हैं कि इस वक्त ये दो मून्स उन लोगों की नजरों में हैं, बल्कि यूं कहें तो पूरा यूरोप और पूरा यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो लाइफ की तलाश के पीछे पड़े हुए हैं विद इन द सोलर सिस्टम, इन दोनों मून्स को लेकर के और इन दोनों मून्स की स्टडी के लिए। और बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स एंड यूरोस जो हैं वो इसकी रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनमें अगर आप देखें तो ये जो मून है एनसेलेडस, ये इसका सही साइज एज कंपेयर टू इसके दिखाया गया है। ये सिर्फ 500 किलोमीटर इसका डाया है, इतना बड़ा है 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर मेरे ख्याल से अगर आप इस्लामाबाद से चलें और सादिकाबाद शायद, तो 500 किलोमीटर ये बन जाता है आई थिंक। और ये मून इस दरमियान में आ जाएगा, इतना छोटा मून है एज कंपेयर टू ये जो यूरोपा है, ये 3000 किलोमीटर इसका डाया है। अच्छा, इस मून की अगर आप ये सरफेस को काटें यहां से, इसके अंदर कौन से इसको काटें, तो आप देखेंगे कि इस मून के सेंटर में रॉकी कोर है, रॉक है इसके सेंटर में, और फिर उसके बाद उस रॉक के ऊपर ओशन है, समंदर है, और वो लिक्विड है। सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात कि वो लिक्विड इस आइस में से जंपिंग करके बाहर निकल रहा है और आउटर स्पेस में जा रहा है। और ये एक ऐसी यूनिक चीज है जिसने एनसेलेडस को बाकी पूरे सोलर सिस्टम से उठा के साइड पे कर दिया। जबकि यूरोपा जो कि दूसरा मून है, उसकी कोर बताते हैं कि मेटालिक हो सकती है, फिर रॉक है, और फिर वाटर है, और फिर उसके ऊपर आइस है। और हबल टेलीस्कोप्स की ऑब्जर्वेशन हमें यह बताती है कि सम टाइम इसकी सरफेस के ऊपर से वाटर के गाइजर्स या प्लूम जो है इसकी सरफेस से भी निकलते हुए देखी हैं, लेकिन अभी तक किसी स्पेसक्राफ्ट ने जाके ये बात कंफर्म नहीं की। उसके लिए बहुत ही एम्बिशियस मिशन, उसका नाम है यूरोपा क्लिपर, वो मिशन जो है वो नासा ने प्रपोज किया है, और वो आज से तकरीबन 5 साल बाद लॉन्च होने जा रहा है। यानी वो इस वक्त प्रेपरेशन फेज में है और वो लॉन्च हो रहा है। तो यूरोपा की ये एक स्टोरी है जो यहीं पर मैं वाइंड अप करूंगा, और अब मैं सिर्फ इस मून को लेकर के आगे चलूंगा। तो इट मींस मैं स्टार्ट हुआ था गैलेक्सीज के क्लस्टर से, और करते 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 मैं एक बहुत से टाइनी मून की तरफ आपको लेकर आ गया। तो एक्सप्लोरिंग द हैबिटेबिलिटी ऑफ एनसेलेडस, ये एनसेलेडस की सरफेस है, और इस एनसेलेडस के साउथ पोल से, जनूबी कुतब से, अगर ये एनसेलेडस है तो इसका ये जनूबी कुतब नीचे वाला, यहां से ये फवारे छूट रहे हैं, और वो फवारे जो हैं वो फिजा के अंदर जा रहे हैं। और वो फवारे किस चीज के हैं? वो पानी के हैं। लेट्स सी कि क्या वो पानी के हैं। लेकिन यहां पे मैं थोड़ी सी आपको ब्रेक दूंगा। आपने इस पॉइंट को माइंड में रखना है कि हम एनसेलेडस पर आ चुके हैं, और वहां से हम देख रहे हैं कि किस तरह पानी के गाइजर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें कैसे पता चला ये? मैं कैसे कह रहा हूं कि वहां पे पानी के गाइजर्स हैं? तो स्टोरी उसकी जो स्टार्ट होती है वो होती है डस्ट एस्ट्रोनॉमी से, जो कि कॉस्मिक डस्ट की रिसर्च है।
यानी जो मिट्टी के जर्रे हैं जो इस पूरी कायनात में फैले हुए हैं, ये हमें बता रहे हैं अगर हम इनकी स्टडी करें कि, और जिस तरीके से हम इनकी स्टडी करें तो ये हमें बता सकते हैं कि एनसेलेडस के ऊपर जो ये चीज़ निकल रही है वो क्या है। तो आपको पता होगा बिग बैंग का नाम सबने सुना है कि बिग बैंग हुआ था। बहुत सारे साइंसदान और मेजॉरिटी लेट्स से 60% कहते हैं हुआ था, 40% कहते हैं लेट्स से कि नहीं हुआ था। लेकिन अभी तक डिनाइल जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि बिग बैंग नहीं हुआ था फॉर एग्जांपल। तो बिग बैंग हुआ, बिग बैंग होते होते क्या हुआ कि एक जोर का धमाका हुआ जिसके नतीजे में मिट्टी, गैस, एलिमेंट्स जिनसे हम मिलकर बने हैं वो सारे के सारे प्रोड्यूस हुए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता से कूल डाउन होता गया और एक वक्त ऐसा आया कि जब लाइफ मुमकिन हुई। कहाँ पे? अर्थ के ऊपर, जो कि अभी हमें पता है। तो ये एक नेबुला है जिसकी मैंने पिक्चर आपके सामने रखी है कि ये एक आपको नजर आ रहा है कि डस्ट क्लाउड हैं जो कि इस कायनात में सिर्फ यही नहीं है बल्कि जगह जगह इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब है कि डस्ट जो है, जो मिट्टी जिसको हम सादा लफ्जों में चले कह लें, वो बहुत ज्यादा इस कायनात के अंदर मौजूद है। एस्ट्रोनॉमर्स हमें ये बताएंगे कि एस्ट्रोनॉमी की जो हिस्ट्री थी वो ये थी कि एस्ट्रोनॉमर इस डस्ट से बड़े तंग थे एक वक्त था। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी के अंदर से लाइट नहीं आ सकती थी किसी स्टार की। अगर इसके पीछे स्टार हो तो उसकी लाइट वो रोक देता था, और जब लाइट रुक जाती थी तो स्टार्स की स्टडी नहीं हो सकती थी। तो एस्ट्रोनॉमर्स कहते थे कि इट्स अनकंफर्टेबल फॉर देम। लेकिन फिर एस्ट्रोनॉमर्स ने ये डिस्कवर किया कि ये तो एक नई इंफॉर्मेशन दे रहा है डस्ट, कि जब लाइट आती है और अगर रास्ते में डस्ट होती है और वो लाइट आते आते उस डस्ट की वजह से रुक जाए तो सिग्नल ड्रॉप हो जाता है लाइट का। तो वो जो ड्रॉप किया हुआ सिग्नल है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है कि किस वजह से लाइट ड्रॉप हुई है और उसके पीछे कौन से मिट्टी के जर्रे, उनकी कंपोजिशन क्या हो सकती है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें नजर आती है। इसी मिट्टी के जर्रे 2015 में एक ब्रेक थ्रू हुआ था साइंस की दुनिया में, एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में, स्पेस साइंस की दुनिया में, कि हमारे ग्रुप ने, जिसमें मैं भी इंक्लूड था, उसने पहली दफा हमारे निज़ाम शमसी से बाहर वाले मिट्टी के जर्रों को अपने निज़ाम शमसी में आते हुए कैच किया था और कैच करके डिटेक्ट किया था और डिटेक्ट करके बताया था कि वो जो मिट्टी के जर्रे जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं वो किस किस्म के जर्रे हैं और उन जर्रों का क्या मतलब है कीमियाई लिहाज से, केमिकल कंपोजिशन। तो उसकी अगर आप एक पिक्चर देखें कि यहाँ पे हमारा सन, उसको हाईलाइट किया, उस सन से ये हमारा सोलर सिस्टम बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये समझे कि ये सैटर्न है जिसकी भी मैं बात कर रहा था, जिसका एक मून एनसेलेडस है वहां पे। और वहां पे कौन था? वहां पे ये स्पेस क्राफ्ट था, और इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर कौन था? वो ये डिटेक्टर था, ये इंस्ट्रूमेंट था। इस इंस्ट्रूमेंट ने जब ये देखा कि मिट्टी, इस इंस्ट्रूमेंट ने अपना रुख किस तरफ किया, जिस तरफ से बाहर से मिट्टी अंदर आ रही है। और आपको पता है कि हमारा निज़ाम शमसी मूव हो रहा है, वी नो दैट कि उसकी डायरेक्शन क्या है निज़ाम शमसी की, किस तरफ वो जा रहे हैं और किस तरह से मिट्टी जो है वो हमारे निज़ाम शमसी के अंदर आ सकती है। तो उसको कहते हैं इंटरस्टेलर डस्ट पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स अंदर आए और वो हमारे इंस्ट्रूमेंट ने कैच किए और हमने उनको एनालाइज करके बताया कि ये जो मिट्टी है ये हमारे निज़ाम शमसी की नहीं है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं देन व्हाट वी हैव इन आवर सोलर सिस्टम। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो डस्ट है वो किस तरह से हमने डिटेक्ट की, डस्ट पार्टिकल्स कैसे डिटेक्ट किए। डस्ट मुख्तलिफ तरह से आ सकती है हमारे निज़ाम शमसी में। ये कॉमेट है, उर्दू में मुझे पता नहीं है लेकिन शाबे साकिब शायद इसको दुमदार सितारा इसको कहते हैं। ये रोजेटा जो कि स्पेस क्राफ्ट था वो जिस कॉमेट की तरफ गया था वो ये कॉमेट है, चुरियोमोव ग्रासिमिनको इसको कहते हैं। 67P इसकी आईडी है।
जिसकी तरफ ये गया था, ये ऐसे लगता है कि जैसे ये दो मिट्टी के बड़े बड़े अलहदा अलहदा से लोब आपस में इकट्ठे किसी वजह से मिल गए थे। इट्स जस्ट लाइक ए डक। जो साइंटिस्ट हैं जो रोज़ेटा मिशन पे हैं वो इसको डक और टेल भी बोलते हैं। और यहाँ पर जाते जाते आपको बताता चलूं कि रोज़ेटा जो था मिशन, उसका मेन मकसद ये था कि इसकी कंपोजिशन देखें और इसकी इम्प्लीकेशन देखें कि इसकी कंपोजिशन हमें ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में क्या बताती है। क्यों? इसलिए कि एक बहुत बड़ी थ्योरी ये है कि ज़मीन पर जो पानी था वो पानी ये ऑब्जेक्ट्स लेकर आए थे, और ये ऑब्जेक्ट्स हैं कहाँ पर? ये पूरे निज़ाम शमसी से सबसे बाहर वाली बाउंड्री के ऊपर ये घूम रहे हैं, और ये वहाँ से इनर साइड पे हमारी तरफ आते हैं फॉर सम रीजंस, जिसकी वजह से इनकी बम्बार्डमेंट हमारी अर्थ पर हुई होगी और उसके नतीजे में पानी जो है वो हमारी ज़मीन पर आया होगा। तो इस चीज़ की स्टडी के लिए क्या वाकई ऐसा था? इसकी कंपोजिशन देखें, ज़मीन की कंपोजिशन देखें तो अंदाज़ा लगाएं कि क्या इनमें कोई मैच था कि नहीं था। तो रोज़ेटा का एक पार्ट था जो यहाँ पे गिरा, खुद गिराया, और गिरा कर उसने एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन कैलकुलेशंस कुछ ऐसी गलत हुई इस मटेरियल के बारे में कि ये मटेरियल क्या है, कि जब रोज़ेटा का वो पार्ट जिसको हम फिले लैंडर कहते हैं वो इसके ऊपर गिरा तो किलोमीटर्स ऊपर गया, फिर वापस गिरा, और फिर यहाँ पे इस पोजीशन पे कहीं जाके एक चट्टान के पीछे छुप गया, और उसके साथ हमारा कनेक्शन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। लेकिन दूसरा इंस्ट्रूमेंट इर्द गिर्द घूमता रहा और उसने हमें कंपोजिशन के बारे में काफी मालूमात दी। लेकिन जो एक और तरीके से डस्ट पैदा हो सकती है, ये मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर हमारा एटमॉस्फेयर ना होता तो हमारी जमीन पर इस वक्त क्या हो रहा होता? हमारी जमीन पर बहुत छोटे छोटे माइक्रो मीटियोराइट्स, बहुत छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल, छोटे बड़े कुछ भी, वो मुसलसल हमारी जमीन पर गोली की भी ज्यादा रफ्तार से आते और आके जमीन को हिट करते, और उस हिट के नतीजे में जमीन की जो मिट्टी है वो कितने किलोमीटर ऊपर तक उठती, और वो फिर क्या करती, जमीन के इर्द गिर्द एक मिट्टी का क्लाउड बना देती, और वो जो क्लाउड है, डस्ट क्लाउड, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए जब मीटियोराइट यहाँ पे बम्बार्ड करता है तो ये इसकी डस्ट को लिफ्ट करता है, उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट इजेक्टा, कि इम्पैक्ट हुआ, इम्पैक्ट ने इजेक्टा किया और हमने उसको डिस्कवर किया। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ तरीकों से मिट्टी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इस सोलर सिस्टम को जानने के लिए। पिक्चर यहाँ से कट ऑफ है, लेकिन आपको ये पिक्चर दिखाने की वजह ये है कि अब तक 50 सालों में आप देख लें कि ये पूरा मुख्तलिफ निज़ाम शमसी के प्लैनेट्स हैं, और ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ना, सारी ये लाइनें हमें ये बता रहे हैं कि ये स्पेस मिशंस हैं जो इन प्लैनेट्स की तरफ गए हैं। तो आप अंदाजा कर लें कि कितना ज्यादा सोलर सिस्टम की स्टडी स्पेस मिशंस जो गए हैं उन्होंने की है, और कितनी इंटेंसिवली इसकी स्टडी जो है वो चल रही है। तो जो डस्ट एस्ट्रोनॉमी है, जो कि डस्ट एस्ट्रोनॉमी जो कि ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी की, वो कौन सा ग्रुप है इस वक्त जो लीड कर रहा है, जो एक्चुअली बेसिकली जिन्होंने डिस्कवर किया इस फील्ड को, वो कॉस्मिक डस्ट रिसर्च ग्रुप है जो कि मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट एंड हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में वो बेसिकली लोकेट है, उसका पार्ट हूँ मैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस पर्सनैलिटी को हाईलाइट करना है। यहाँ पे बताता चलूँ कि इनका नाम है एबरहार्ड गुगुन, और ये एबरहार्ड गुगुन जो हैं ये बेसिकली गॉडफादर हैं इस फील्ड के, यानी इस फील्ड को स्टार्ट करने में बेसिकली इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये जर्मन हैं और बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने जीत चुके हैं। इसी का सब पार्ट जो है वो हम लोग हैं, कि जो कि डस्ट की डायनामिक्स, कि डस्ट आती कैसे है, डस्ट का साइज क्या होता है, ये स्टडी नहीं करते, बल्कि डस्ट की कीमियाई तरकीब, केमिकल कंपोजिशन, वो स्टडी करते हैं। और ये हमारे ग्रुप लीडर हैं फ्रैंक कोस्टबर्ग, वेल रिनाउंड एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, प्लैनेटरी साइंटिस्ट हैं। यूरोप की सबसे बड़ी फंडिंग जो है वो इन्होंने विन की है रिसेंटली, और
और ये हमारे PhD स्टूडेंट्स हैं इसके साथ। बैक टू प्लैनेटरी साइंस मिशंस कैरिंग डस्ट टेलीस्कोप्स। तो ये जितने भी स्पेस मिशंस हैं, इनमें से कुछ स्पेस मिशंस ऐसे थे जो डस्ट टेलीस्कोप को अपने साथ लेकर गए। तो डस्ट टेलीस्कोप के नाम से आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि क्या ये वही टेलीस्कोप है जिनकी बात उमैर आसिम कर रहे थे, तो नहीं, लेकिन इनको हम डस्ट टेलीस्कोप ही कहते हैं। ये डस्ट को डिटेक्ट करते हैं, डस्ट के बारे में हमें बताते हैं। और चंद स्पेस मिशंस हैं, गैलीलियो, यूलिसेस, कैसिनी और लाडी, जो कि मून पे अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने भेजा था मिशन। इन सब के ऊपर ये डस्ट टेलीस्कोप थी जो डस्ट की स्टडी करती है। लेकिन मेरा फोकस चूंकि सैटर्न पर है और मेरा फोकस चूंकि एनसेलेडस पर है, तो इसलिए मेरा फोकस कैसिनी पर होगा। कैसिनी वो स्पेस मिशन था जो आज से 2004 में इस जगह पर पहुंचा था जहां पे ये प्लेनेट है। तो लॉन्च आई थिंक उसको 1998 में किया गया था, सम टाइम बिफोर 2000। और 2004 में वो इस सैटर्न, इस प्लेनेट के अराउंड, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाना उसने शुरू कर दिया। इसका एक पार्ट था, जिस तरह रोजेटा का एक पार्ट था, उसी तरह इसका भी एक पार्ट था जो उन्होंने एक मून पर गिराया, और उस मून का नाम मैंने आपको बताया था टाइटन, लेकिन उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं करता। आप ये देखें कि ये स्पेसक्राफ्ट है और ये बंदे हैं नीचे खड़े हुए। यू जस्ट इमेजिन द डायमेंशन ऑफ द स्पेसक्राफ्ट कि यहाँ पे ये वाइट जो हैं वो हैं आई थिंक डबल देन, और इस छत को डबल कर दें तो ये इतना ऊंची ये स्पेसक्राफ्ट थी। और इसके ऊपर 10, 11, 12 इंस्ट्रूमेंट्स थे जिन्होंने जाके इस सिस्टम की स्टडी कर ली। और अगर आप इस ग्राफ को देखें जो कि मिट चुका है किसी हद तक, लेकिन ये आपको ये बताता है कि जब स्पेसक्राफ्ट जाता है, आप ये पूछें कि ये स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे आ कैसे गया, जमीन से इतनी दूर ये स्पेसक्राफ्ट कैसे चला गया। तो ये स्पेसक्राफ्ट जब लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करते करते पहले तो इसको फ्यूल दे देते हैं, उस फ्यूल के थ्रस्ट के नतीजे में ये जमीन की ग्रेविटी से बाहर जाता है, और उसके बाद वो दूसरे जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी ग्रेविटी की मदद लेता है, और उनकी ग्रेविटी की मदद लेकर फिर जंप लगाता है अगले प्लैनेट पे, फिर उसके बाद अगले प्लैनेट पे। कैसे मदद लेता है? अगर आप कभी गाड़ी चलाएं और गाड़ी को बड़ी तेजी से चलाएं और इस तरह ये वाला राउंड आ जाए, ठीक है, और आप अपनी स्पीड को ठीक ठाक आपने रखा हो और आप एकदम ऑर्बिट में आए, ये ऑर्बिट है, लेकिन स्पीड इतनी आपने की हो कि आप एक ऑर्बिट से एक खास डायरेक्शन में निकल जाएंगे। ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, स्किडिंग करते हैं हम लोग और एक साइड पे निकल जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से ये प्लैनेट भी स्किडिंग करता हुआ, ग्रेविटी की असिस्टेंट लेता हुआ फर्दर मैन्यूवरिंग करता है, हम उसको मैन्यूवरिंग बोलते हैं। वो करता करता अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। ये एक पिक्चर है, मुझसे ज़्यादा रोशन या उमैर या लास्ट के लोग इस पिक्चर को ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हमारा मेन प्लैनेट, ये उसके इर्द गिर्द रिंग्स डिफरेंट कलर्स के, और ये उसका डिफ्यूज आउटर मोस्ट रिंग। एक और रिंग है इसके बाहर, लेकिन उसकी हम बात नहीं करेंगे। दिस इज द रिंग विच इज माई फोकस, कि ये क्या चीज है यहाँ पे जो हमें नजर आ रही है। और अगर आपकी आंखें बहुत पावरफुल हों तो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी इस डॉट के इर्द गिर्द घूम रही है, और ये डॉट बेसिकली रीजन है इस पूरे के पूरे रिंग का। और इस रिंग का नाम क्या है? इसको हम कहते हैं ई रिंग। ई रिंग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे इस प्लेनेट के रिंग्स डिस्कवर होते गए उनका नाम रखा गया। पहले अगर ये वाला हो गया तो उसको ए कह दिया, बी कह दिया, सी कह दिया, डी कह दिया। तो डी के बाद जो रिंग डिस्कवर हुआ था उसका नाम उन्होंने ई रख दिया। ये दूसरी शक्ल है हमारे प्लेनेट की, स्कीमेटिक है। इसमें अगर आप देखें तो आपको यहां से लेकर इस जगह से लेकर इस जगह तक आपको हेज नजर आ रहा है, यानी डिफ्यूजन आपको नजर आ रही है ना कलर में कुछ। ये बेसिकली ये वाला रिंग है, और इस रिंग में अगर आप देखें तो ये मून्स हैं, एनसेलेडस, टेथुस, डायोने, रिया, और रिया के बाद एक बहुत बड़ा मून है इसका
जो अगर इस दीवार के हिस्से को अगर आप डबल कर दें उस जगह पर वो वाला मून है, यानी इतने फासले पर है, तो आप समझें कि ये जो ई रिंग है ये कितना फैला हुआ है, कितनी दूर तक है। तो ये ई रिंग आया कहां से, ये कौन है जिसने इस ई रिंग को बनाया, और एनसेलेडस का इसके साथ क्या कनेक्शन है, वो हम स्टडी करेंगे। ये दोबारा से मैंने यही मून्स जो थे इनको एक दूसरी शक्ल में आपको दिया कि जिसमें आप देख सकें कि माइमस, एनसेलेडस, टाइटस, डायोनेरिया, ये चांद है सैटर्न के, और इनमें ये एनसेलेडस है जो कि इस निज़ाम शमसी का सबसे चमकता हुआ ऑब्जेक्ट है। इससे ज्यादा चमकता हुआ ऑब्जेक्ट जो है हमारे निज़ाम शमसी में नहीं है। क्यों नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन। या ये क्यों है चमकता हुआ, इसमें खास बात क्या है, और इसका जवाब भी आपको अभी आने वाले कुछ स्लाइड्स में। ई रिंग का क्या कनेक्शन है और इसकी चमक का क्या कनेक्शन है, और सिर्फ यही इसी मून को क्यों स्टडी किया जाना चाहिए। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको, शायद कुछ आंसर्स आपको इस स्लाइड में मिले। अगर आप देखें तो ये ई रिंग है वो सैटर्न के अराउंड, ठीक है, जो ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। इसको मैंने एनलार्ज किया जब इस हिस्से को, तो वो हिस्सा मुझे कुछ ऐसे नजर आया, और इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ऐसे नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा कोई चीज इसके अंदर से निकल रही है। और अगर इसको मैं एनलार्ज करूं तो मुझे ये नजर आता है कि इसके साउथ पोल में से ये जेट्स निकल रहे हैं, और जो कि बाहर की तरफ जा रहे हैं। और वही जेट्स क्या हैं, वो आइस ग्रेन्स हैं, पानी के आइस के ग्रेन्स हैं, जो कि बाद में इस ई रिंग की फॉर्मेशन करते हैं और प्लेनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं, हम उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो ये हमारा स्पेसक्राफ्ट इस मून के जेट्स के अंदर से गुजरता है, और गुजर के इसके जो ग्रेन्स हैं उनको पकड़ता है, और पकड़ के हम यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंदर, या जेपीएल, अगर कुछ लोग जेपीएल को नहीं जानते तो जेपीएल ऑपरेशनल सेंटर है बहुत सारे मिशंस का नासा के, वहाँ पे बैठ के हम कमांड्स देते हैं इस स्पेसक्राफ्ट के इंस्ट्रूमेंट्स को, और वो फिर एक्सपेरिमेंट करता है वहीं पर, उसी जगह पर, और हमें नीचे डाटा भेजता है जो कि नंबर्स की शक्ल में होता है, और हम लोग उन नंबर्स को समझते हैं और फिर बताते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो उस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर वो कौन सी चीज़ है जो जिसने हमें बताया कि ये पानी है, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें इसके बारे में बताई। तो वो ये इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है कॉस्मिक डस्ट एनालाइजर, हम इसको डस्ट टेलीस्कोप भी बोलते हैं। ये उसका साइड व्यू है, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ये इसके सेंटर में डिटेक्टर है जो कि डिटेक्ट करता है। ये जो तारें आपको वायर्स नजर आ रही हैं, ये क्या करती हैं कि जब एक आइस पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल, हम हर उस चीज को डस्ट कहते हैं, चाहे वो आइस हो जो सब माइक्रोन मीटर के पता नहीं कितने छोटे से छोटे हिस्से पे जाके वो हिस्सा, उसको हम सब माइक्रोन लेवल या नैनो 10 टू द रेज पावर -9 ही मैं बोल सकता हूँ, या -6 सब माइक्रोन में, वो वाला जो साइज है उसको हम डस्ट ही कहते हैं, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। तो इसलिए बात मैं डस्ट बोल रहा हूँ, बात आइस ग्रेन्स बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब एक ही है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये इसकी असल शक्ल है, जिसके मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसके साथ टाइम गुजारता हूँ जमीन के ऊपर। और होता क्या है कि यहाँ से आइस पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल इसके अंदर आता है, कितनी स्पीड से आता है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर सेकेंड, 30, 40, 50, 100, यानी इतनी स्पीड के साथ वो पार्टिकल आता है। और जब वो पार्टिकल आके इस जगह पे लगता है तो उस पार्टिकल के अंदर एकदम से हलचल मच जाती है, यू कैन इमेजिन। और क्या बन जाता है, एक प्लाज्मा क्लाउड, एक डस्ट का क्लाउड, लेकिन वो डस्ट नहीं होती यहाँ पे, बल्कि वो डस्ट के पार्ट्स होते हैं जिनको हम आयंस कहते हैं।
डस्ट अपने हिस्सों में टूट जाती है। जो सबसे छोटे से छोटे पार्ट हो सकते हैं उस डस्ट के, उसमें ब्रेक हो जाती है। और ना सिर्फ ब्रेक होती है बल्कि उन पर एक खास किस्म का चार्ज आ जाता है। आपने सेलों के ऊपर देखा होगा, बैटरीज के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसी तरह के प्लस माइनस चार्जेस जो हैं वो इस डस्ट के ऊपर आते हैं। और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाया होता है तो वो डस्ट को पुश करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, तो हम उन आयंस को इस जगह पर जाके डिटेक्ट करते हैं और फिर हम बताते हैं कि ये क्या है। लेकिन इस पूरी स्टोरी को मैं आपको करके बताऊंगा कि कैसे। अगर आप अगली स्लाइड को गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि एक डस्ट पार्टिकल आने लगा है, वो आ रहा है, वो इसके ऊपर गिरेगा और ये आयंस में कन्वर्ट होगा। और जब वो आयंस में कन्वर्ट होगा तो हम उस क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं, हम इसको देख के बताते हैं कि ये क्या चीज है। और ये क्या है, ये है स्पेक्ट्रम। लेकिन कौन सा स्पेक्ट्रम? इसको कहते हैं मास स्पेक्ट्रम। और मास स्पेक्ट्रम क्या होता है? मास स्पेक्ट्रम एक सादी सी चीज है, सादा जुबान में ये जो आयंस पैदा होते हैं यहां पे, इस जगह पे, वो आयंस जो हैं वो प्लस भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हमारी स्पेशलिटी है कि हम प्लस को डिटेक्ट करते हैं। तो वो आयंस छोटे भी हो सकते हैं ना और बड़े भी हो सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि एक मोटा शख्स ज्यादा तेजी से चलेगा या आराम से चलेगा? आराम से चलेगा। उसको अगर उस दरवाजे तक जाना है तो वो ज्यादा टाइम लेगा। और अगर एक छोटा हल्का फुल्का, मुझसे बहुत पतला लाइक मुनीब, वो अगर चलेगा तो शायद बड़ी जल्दी से उधर तक पहुंच जाएगा। तो इट मींस कि जो थोड़ा टाइम लेगा उसका मास, उसका वजन कम होगा, और जो ज्यादा टाइम लेगा उसका वजन ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। तो ये हमें इस तरह से हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि ये कौन सी चीज है जिसको हम देख रहे हैं, उसके वजन को देखकर। अच्छा, अब हमने क्या किया कि जब हमने अपने स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पे भेजा और स्पेसक्राफ्ट ने उन जर्रों को पकड़ा, तो उन जर्रों को पकड़ के ये वाला स्पेक्ट्रम दिया। आप में से हर कोई ये देखा होगा कि ये लाइन, ये सारी लाइंस जो हैं ये क्या है? ये पानी है, H2O, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे एक पानी का मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और यहाँ पे 3। तो इस तरह से हम बताते हैं कि ये वाला जो पार्टिकल आया था ना, ये पार्टिकल कौन सा था? प्योर वाटर, क्योंकि इसने जितने सिग्नेचर्स हमें दिए वो प्योर वाटर वाले दिए हैं। लेकिन आप मुझसे पूछें कि ये तो स्पेस में हुआ था ना, तो स्पेस में ये वाला स्पेक्ट्रम आपके पास आया था, लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है कि ये पानी था? क्या प्रूफ है? तो फिर हम साइंटिस्ट जो हैं वो हम लैब में जाते हैं और लैब में जाके जो स्पेक्ट्रम हमने देखा था उसके मुताबिक एक मिक्सचर तैयार करते हैं, गैस करते हैं। उस गैस को फिर हम लैब में एक्सपीरियंस करते हैं। ये हमारी लैब है जिसमें यहाँ से हम पानी और पानी के अंदर मुख्तलिफ अज्जा को डाल के इसके ऊपर यहाँ से लेजर हम स्ट्राइक करते हैं। लेजर, वो लेजर क्या करती है? वो पानी को तोड़ देती है। और जब वो पानी को तोड़ती है तो कैसे तोड़ती है? ये जिस वक्त लेजर पानी के ऊपर जा रही थी, स्ट्राइक हो रही थी, ये उस वक्त की पिक्चर्स हैं। तो आप देखें कि ये आप एक दायरा सा नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है? ये वेव्स हैं। लेजर इतनी जोर से पानी की उस बीम के ऊपर पड़ा कि उसने वेव्स पैदा कर दी, और उन वेव्स ने पानी के अंदर जितने अज्जा थे उनको आयंस में बदल दिया, प्लस माइनस में। बिल्कुल इसी तरह से जैसे वो जर्रा ऊपर से नीचे आया, वो टकराया और टकराने के बाद आयंस में बदल गया। बिल्कुल इसी तरह से हमने अपनी लैब में वही किया। ये मेरे ऑफिस के साथ मेरी लैब है, और अगर आप इसको देखें तो इस जगह पर हमने ऊपर से पानी को नीचे डाला उस जगह पर, और ये उसको मैंने एनलार्ज करके बताया कि कैसे हम पानी को डालते हैं और इधर से हम कैसे लेजर को बम्बार्ड करते हैं। और ये आपको पिक्चर सिर्फ इसलिए दिखाई है कि जैसे एक मिट्टी का जर्रा मेरे उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आके टकराता है, टकराने के बाद अज्जा में बदल जाता है,
बिल्कुल इसी तरह से ये जो पानी की बीम थी जिसके अंदर सब कुछ था, जब वो लेजर उसके ऊपर पड़ी तो लेजर ने भी उतने ही उसी तरह के अज्जा जो है वो बना दिए। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि ये वो चीज थी जो हमें स्पेस से आई थी, और ये वो चीज है जो हमने जमीन के ऊपर लैब के अंदर हमने करके बताई। तो लैब के अंदर तो जो करेंगे उसका तो हमें पता होगा ना कि इसके अंदर क्या था, ठीक है, क्योंकि वो हमने खुद बनाई है। तो फिर हम इसको कंपेयर करते हैं और हम बताते हैं कि ये क्या चीज है। सबसे ज्यादा एस्टॉनिशिंग चीज क्या थी? वो ये थी कि हमारी खवातीन जो किचन में होती हैं वो अगर एनसेलाडस के ऊपर जाएं तो उनको नमक बहुत बड़ी मिकदार में मिलेगा वहां। तो ये एक डिस्कवरी थी, जो स्पेक्टेकुलर डिस्कवरी थी, जो हमारे ग्रुप ने, मेरे ग्रुप लीडर ने की थी। नेचर में उसकी पब्लिकेशन थी कि उसने एक ऐसे जर्रों का स्पेक्ट्रम देखा कि जिसके अंदर नमक था। आप ये देखते हैं यहाँ पे जो मैट्रिक में होगा वो जानता होगा कि ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड। और इससे हमें पता चला कि जो उसके नीचे उस मून के नीचे जो कुछ है वो क्या है? वो लिक्विड है। क्यों लिक्विड है? वो इसलिए लिक्विड है कि हमने यहाँ पे उस पार्टिकल के अंदर नमक देखा। अगर आप खुद मुझे बताएं कि आप नमक और पानी लें, जो बायो पढ़े हैं, जो केमिस्ट्री पढ़े हैं वो जानते हैं, उसको अच्छी तरह हिलाएं और पूरे दिन के लिए छोड़ दें, तो वो नमक किधर जाएगा? वो नमक नीचे बैठ जाएगा। वेपर्स हैं, वो वेपर्स आइस बन जाते हैं और वो आइस यहां से निकलते हैं और वो हम डिटेक्ट करते हैं। और ये होता कैसे है? एक तो ये होता है कि नीचे से गैस आती है और गैस पानी के बबल्स को बस्ट करती है। एक ये फिनोमेना है। और ये फिनोमेना अगर आप ये देखें, ये समझिए ये समंदर है और आपने देखा होगा कि समंदर की पानी की लहरें जब आपस में टकराती हैं तो बबल्स बनते हैं, और वो बबल्स जब फटते हैं, जो लोग वो साबुन में पानी डाल के तो वो बनाते हैं, और वो जब फटता है तो अगर वो आपको लगता भी नहीं है लेकिन आपके चेहरे पे उसके फीलिंग आती है, यानी वो जर्रे जो हैं वो जाते हैं। तो वो एक मैकेनिज्म है जिसका नाम है बबल बस्टिंग। तो जब बबल की बस्टिंग होती है ना, तो उस वक्त वो मटेरियल जो है वो मटेरियल ऊपर की तरफ जाता है यहां से, और नीचे से जो गैस आ रही होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, किलोमीटर पर सेकेंड 20 to 200, और वो गैस उसको ड्रैग करके बाहर ले जाती है और वो आइस बन जाता है। अगर ये आप पिक्चर देखें तो ये बबल बस्टिंग, ये बबल के नतीजे में ओशन का मटेरियल ऊपर जा रहा है, और ये पूरे का पूरा प्रोसेस है कि जिसमें नमक का जर्रा, अगर आप समंदर पे जाएं कभी, तो समंदर पे आप एक अजीब तरह की आपकी नोज बताती है कि कुछ आप फील कर रहे हैं, कुछ स्मेल कर रहे हैं। वो क्या है? वो एरोसोल्स होते हैं, वो जर्रे होते हैं जो कि समंदर की लहरों से हवा जो है उनको लेकर चल रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से वो नमक जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, पानी भी जाता है वेपर्स में। मजे की बात यह है कि उस नमक के ऊपर वो पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से जमना शुरू हो जाता है, और जम के वो एक आइस ग्रेन बन जाता है, और वो आइस ग्रेन बाहर की तरफ निकलता है जिसको हम डिटेक्ट करते हैं। तो ये वो एनसेलाडस, ये उसका साउथ पोल, जनूबी कुतुब। इस जनूबी कुतुब के ऊपर ये 4 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ये वो फ्रैक्चर है, ये वो चीज कटी हुई है कि जिसके अंदर से ये पानी निकल रहा है। मजे की बात ये है कि ये जहां से पानी निकल रहा है उस जगह का टेम्परेचर, इस जगह का टेम्परेचर इस जगह के लिहाज से मींस इस जगह का टेम्परेचर इस जगह के लिहाज से मून पर बहुत ज्यादा है, हीट है वहां पे। तो ये एक नई डिस्कवरी थी कि हीट क्यों है इस जगह पे, क्या वजह है कि यहाँ पे हीट है और फार यहाँ से अगर दूर चले जाए तो हीट नहीं है। तो देयर मस्ट बी समथिंग अंडर दिस सरफेस दैट इज गोइंग ऑन। तो अभी रिसेंटली पेपर पब्लिश हुआ है नेचर एस्ट्रोनॉमी के अंदर कि जिसने ये बताया है कि वो हीट कैसे पैदा हो रही है अंदर। एक तरीका हीट का क्या है? एक तरीका ये है कि जब ये चांद प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है तो प्लैनेट की जो ग्रेविटी है ना
वो जैसे स्पंज होता है ना, आप ऐसे ऐसे उसको करते हैं, हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं, तो चांद को जो बड़ा प्लेनेट होता है वो स्क्वीज करता है, रिलैक्स करता है, फिर स्क्वीज करता है, फिर रिलैक्स करता है। उसके नतीजे में उसका जो सेंटर होता है वो रगड़ खाता है और उससे हीट पैदा होती है। एक तो ये सोर्स था। दूसरा सोर्स ये था कि इसकी जो कोर है, इसका जो सेंटर है, वो बहुत ज्यादा रॉकी पोरस है, दैट इज अ पोरस। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे सुराख हैं, और उन सुराखों के अंदर जब ये समंदर का पानी जो है वो जाता है, तो जाकर वो है किस मटेरियल का बना हुआ, वो सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन, ओलिवीन, जो जियो साइंस जानते हैं, इस टाइप की कंपोजिशन है। और जब पानी उसके अंदर जाता है तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उस केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बहुत ज्यादा 5 मेगावाट हीट जो है वो वहां पे जनरेट होती है, जिसके मैकेनिज्म के नतीजे में यहाँ पर हाइड्रोथर्मल रिएक्शंस होते हैं। और हाइड्रोथर्मल रिएक्शंस क्या हैं कि समंदर के नीचे जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, वहां पर पानी जो है वो इसी तरह की चट्टान के अंदर जाता है, और जाकर केमिकल रिएक्शंस देने के बाद उसका जो मटेरियल होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। वो उर्दू में क्या कहेंगे सर, प्रेसिपिटेशन वो करता है, रसूख कर जाता है। हाँ, वो और ऊंची ऊंची स्ट्रक्चर वहां पे बन जाते हैं, तो उसको हाइड्रोथर्मल कहते हैं, और वो बहुत हीट पैदा करता है। और उस हीट के नतीजे में वहां पे लाइफ पैदा हो सकती है, लाइफ पैदा हो रही है अर्थ के ऊपर, जहां पे सूरज की रोशनी नहीं भी पहुंच रही, वहां पर लाइफ कैसे है। ये एक क्वेश्चन था जिसने इस चीज पर मजबूर कर दिया साइंसदानों को कि अगर जिंदगी जमीन पर शुरू हुई है तो वो हाइड्रोथर्मल सिस्टम्स में शुरू हुई। ये एक नजरिया जो है वो साइंसदानों ने बनाया। क्यों? आपको पानी चाहिए, आपको केमिकल रिएक्शंस चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए तो वहां पर लाइफ वजूद में आ सकती है। तो ये एक फिनोमेना है जिसके ऊपर पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो एग्रीड है कि ये 3 चीजें होनी चाहिए, और ये तीनों चीजें हाइड्रोथर्मल सिस्टम में हैं। लेकिन सवाल भी खड़ा हुआ था कि वहां पे तो सूरज की रोशनी नहीं जा सकती, तो वहां पे सोर्स क्या है एनर्जी का? तो वो सोर्स हाइड्रोथर्मल सिस्टम थे। तो ये एनसेलेडस, ये उसकी कोर, ये उसके अंदर समंदर, यहाँ पे हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी हो रही है, और जिसके नतीजे में आगे फर्दर ये पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है। ये एक और पिक्चर है जो हमें डिफरेंट प्रोसेस बता रहा है। ये माइक्रोब्स हैं हाइड्रोथर्मल सिस्टम में अर्थ के ऊपर। ये अर्थ हाइड्रोथर्मल सिस्टम लॉस्ट सिटी, एक हाइड्रोथर्मल सिस्टम है अटलांटिक में जो कि, और पैसिफिक में, आई एम नॉट श्योर, बट इट्स नेम इज लॉस्ट सिटी, जो कि प्रिडिक्टेड ये किया गया कि ये वही हाइड्रोथर्मल सिस्टम है जो एनसेलेडस पर है। और उसकी क्या खास बात है कि उस हाइड्रोथर्मल सिस्टम का टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड, उस हाइड्रोथर्मल सिस्टम की पीएच कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि वो असास है कि तेजाब है, वो एसिड है कि बेस है। तो उसकी पीएच जो है, जब वहां से मटेरियल लिया गया तो वो 9 थी, 9, 10 समथिंग अराउंड। यानी अगर न्यूट्रल वाटर देखें तो न्यूट्रल वाटर की पीएच कितनी है? 7। नीचे जाए तो एसिड, ऊपर जाए तो बेस। तो ये बेसिक हाइड्रोथर्मल था जो कि लॉस्ट सिटी में हुआ, और साइंटिस्ट ने एग्जैक्टली यही चीजें एनसेलेडस के ऊपर फाइंड आउट की। पीएच 9, हाइड्रोथर्मल सिस्टम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वाटर, एनर्जी सोर्स। सो देयर इज नो डाउट कि अगर लाइफ इस वजह से हो सकती है तो वहां होनी चाहिए। तो ये एक मेरा डायग्राम था कि यहाँ से अगर जेट्स आ रहे हैं ओशन, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो इसके अंदर से मुख्तलिफ शक्ल के वो निकल सकते हैं, और वो निकल रहे हैं। और मैं चूंकि इस पे स्पेशलाइजेशन हूँ और मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ। और इस तरह का स्पेक्ट्रम जो है वो हमें मिलता है जो ऑर्गेनिक्स कंटेन करता है। ये पानी है, ये भी पानी, ये भी पानी, ये भी पानी, लेकिन यहाँ पे एक टाइनी चीज है, और यहाँ पे
जो हमें बताती है कि यहाँ पे ऑर्गेनिक्स मॉलिक्यूल्स के अलावा कोई और दूसरी चीज फॉल नहीं कर सकती। ये ऑलमोस्ट मास यूनिट पे 26 to 31 मास यूनिट है। अगर किसी को मास स्पेक्ट्रोमेट्री पता है तो वो ये जान सकते हैं कि वहाँ पे जो चीज़ फॉल करती है वो आमतौर पर ये वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉल करते हैं। इसके अलावा आप देखें तो ये सारे का सारा पानी वाला स्पेक्ट्रम है, लेकिन ये लाइन पानी की नहीं है। ये सारे के सारे पानी के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इस पानी के स्ट्रक्चर के इधर ये लाइन और वो लाइन पानी नहीं है। यहाँ पे ये जितना रेड आप देख रहे हैं ये पानी नहीं है। तो ये मेरा पीएचडी थीसिस था जिसमें मैंने ये बताया कि ये पानी नहीं है और ये ऑर्गेनिक्स हैं, और ऐसे ऑर्गेनिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को शुरू करने के लिए। इनके ऊपर मैंने लेबलिंग नहीं की। एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू पब्लिकेशन अबाउट टू कम, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता इस बारे में। और उम्मीद है कि ये दोनों पेपर्स जो हैं वो शायद इस साल या फरवरी तक ही आ जाएंगे बाहर। एक और काम किया मैंने, ये रिजल्ट जो प्रोड्यूस किया, कि एक दफ़ा क्या हुआ कि 2013 में हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये एनसेलेडस का साउथ पोल है और ये उसकी टाइगर स्ट्राइप्स हैं, ये सारी। इनके ऊपर से ये स्पेस क्राफ्ट ऐसे गुजरा था। अगर ये समझें कि ये साउथ पोल है, तो बिल्कुल साउथ पोल के फ्लैट 75 किलोमीटर अबव यहां तक ऐसे गुजरा, और ऐसे गुजर के डायरेक्ट इसने वो मटेरियल जो निकल रहा था वो उसने कैच किया। और मैंने वो मटेरियल को एनालाइज किया, तो एनालाइज करके मैंने ये बताया कि जैसे वो स्पेस क्राफ्ट जैसे जैसे वो जा रहा है आगे, वैसे वैसे आप समझें कि ये 3 लाइनें आगे जा रही हैं, और ये लाइन सेंटर है जब स्पेस क्राफ्ट यहाँ पे सेंटर में आया था। और ये ब्लैक लाइन क्या बताती है कि ये सिर्फ प्योर वाटर की लाइन है, यानी ये वो जर्रे थे जो बिल्कुल प्योर वाटर वाले थे, ये वो जर्रे थे जो नमक वाले थे। लेकिन ये जो येलो है, ये वो लाइन है जो ऑर्गेनिक्स थे। तो आप देखें कि जैसे ही वो सेंटर के पास पहुंच रहा है, तो ऑर्गेनिक्स के जो जर्रे थे वो ऐसा ऐसा ज्यादा हो रहे हैं। तो यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि वो जो जेट, जो ब्लूम, जो गाइजर्स वहां से निकल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर निकल रहे हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एनसेलेडस है वो पोटेंशियल कैंडिडेट है फॉर सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ इन द सोलर सिस्टम। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं है, जिसमें हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी है, जिसमें समंदर है, जिसमें आइस है, जिसका मटेरियल बाहर निकल रहा है। और ये एक छोटी सी मूवी है, जो लोग सो रहे हैं शायद ये उनको उठा दे, जो आपको बताएगी कि एनसेलेडस जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ये एक डिस्कवरी के बारे में है जो कि हाइड्रोजन गैस डिस्कवर हुई है अभी रिसेंटली। और आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस जहाँ पे होगी वहाँ पे माइक्रोब्स होंगे, वो माइक्रोब्स का खाना है, माइक्रोब्स उनको खाते हैं। और ये डिस्कवरी हुई, ये डिस्कवरी बहुत मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है पानी में भी 2 चीजें होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम ये कंफ्यूजन में थे कि वो जर्रा जो आके टकराया है, कहीं पानी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में नहीं टूट गया। हो सकता है कि हाइड्रोजन ओरिजिनली नहीं निकल रही, सिर्फ वो पानी की ब्रेकेज है। तो इसलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी इसमें। बहरहाल फाइनली साइंटिस्ट ने इसको किया, और ये आप वीडियो देखें। ये स्पेसक्राफ्ट उस जेट्स के अंदर से गुजर रहा है, और ये वो जर्रों को पिक कर रहा है यहाँ से, और उस पर एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि गैस को analyzing the smell, so to speak, or the composition of the gases in the environment. There was a significant amount of molecular hydrogen. The existence of molecular hydrogen, at least within the Earth's ocean system, is like a food source. It's candy for microbes.
They eat the hydrogen, they turn it into methane. And with our findings, we were able to not only find out that there was H2 in the system, but to examine the chemistry that's associated with that process of taking hydrogen and turning it into methane. Here on Earth, the hydrothermal systems known as white smokers have water-rock interactions that lead to the release of molecular hydrogen in a similar fashion to apparently what's going on at Enceladus. This is just the final step that shows that there's molecular hydrogen being produced by these same hydrothermal processes, and that molecular hydrogen has the chemical energy to support microbial systems in the interior ocean. It's not demonstration of finding life, but it shows the potential for the existence of life in this interior ocean. तो यहाँ पे उन्होंने एंड पे एक लफ्ज़ बोला कि दिस इज़ नॉट द इंडिकेशन दैट देयर इज़ अ लाइफ, दैट दे फाइंड द लाइफ, बट देयर आर द इंडिकेशंस दैट देयर इज़ अ लाइफ। अच्छा, यहाँ पे ये मैं बात आपको बताना चाहूँगा कि कैसिनी was not meant to detect the ice particles and this moon. कैसिनी के इंस्ट्रूमेंट इसके लिए बने ही नहीं थे। You just imagine कि कैसिनी ने वो कर दिया जिसके लिए वो बना ही नहीं था। और आने वाली कुछ स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर स्पेस मिशंस प्रपोज हो चुके हैं। नेक्स्ट मंथ हमारे ग्रुप ने एक मिशन प्रपोज किया है, उसको कहते हैं नासा फ्रंटियर मिशंस। नासा के 3 लेवल के मिशंस होते हैं। एक मिशन होता है कि जो फुली लोडेड मिशन होता है, एक सेंट्रल दरमियाने दर्जे का होता है, और एक डिस्कवरी छोटे लेवल का होता है। तो ये दरमियाने दर्जे का भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिशन होता है, जो हमने प्रपोज किया कि हमें वापस जाना है। और इस वक्त बहुत सख्त कंपटीशन में वो प्रपोजल्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। आई होप कि नेक्स्ट मंथ में उनका सीएन आएगा। एक जो प्रपोज किया हमारे ग्रुप ने, अमेरिकन ने आपस में मिलके, एनसेलाडस लाइफ फाइंडर, उसका पुराना नाम है, नया नाम हम नहीं बता सकते हैं। और